वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 नवंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से रिलेटेड। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो मेन काम यह है कि हमारी विदेश नीति कैसी रहती है। इसके लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इस हफ्ते की शुरुआत में वो रशिया पहुंचे और रशिया पहुंचते ही सबसे पहले तो उन्होंने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की थी। और ये मुलाकात इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दिसंबर के महीने में इंडिया आने वाले हैं। और यहां पर अब इस बारे में बातचीत हुई है जहां पर इंडिया और रशिया यहां पर अब इंटेंसिफाई करेंगे कंसल्टेशन कि जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट जो है वो व्लादिमीर पुतिन की होने वाली है। यहां पर अब आगे क्या बात, व्लादिमीर पुतिन जो 23वीं जो इंडो रशिया जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए आएंगे। और यहां पर ये लग रहा है कि रशिया जो है अपना जो 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के साथ यहां पर डील कर सकता है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए जो रशिया है वो यहां पर अपना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को दे सकता है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अभी तक लिमिटेड कंट्रीज जिसके अंदर में यूएसए, रशिया और चाइना के पास ही है। और यहां पर जो चाइना है वो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को दे सकता है। तो यहां पर हमें हमारी सुरक्षा के लिए ये जो डील है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया को ऑलरेडी जो यूएसए है वो अपना F-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और रशिया अपना सुकोई जो है वो यहां पर दे चुका है। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस विजिट के अंदर में दिसंबर में जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे तो यहां पर इसके अंदर में कोई हिस्टोरिक फैसला जो है वो हो सकता है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए भी गए थे। एससीओ जो संगठन है उसका मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया था कि परस्पर जो एससीओ मेंबर हैं वहां पर जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि टेररिज्म के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करनी थी। यहां पर हमारे विदेश मंत्री ने भारत की बात को एससीओ के अंदर में रखा और यहां पर यह कहा कि जीरो टॉलरेंस जो है वो टेरर के खिलाफ होनी चाहिए और यहां पर किसी भी तरह की व्हाइट वॉशिंग नहीं होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी देश की जो टेरर एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व रहता है। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान और 2017 के अंदर में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। तो यहां पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री जो हैं यहां पर प्रस्तुत थे, जहां पर हमारे विदेश मंत्री ने यह बात रखी। अब यहां पर इंडिया ने एससीओ को उसी का जो मेन मुद्दा था जो टेररिज्म का वो यहां पर याद दिलाया और उसके बाद ये कहा कि अगर कोई भी स्टेट अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो यहां पर एक डायरेक्ट असॉल्ट जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इंटरनल टेररिज्म से रिलेटेड। जो टेररिज्म है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जैसे अगर पाकिस्तान जो लेड जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो बाहर के देश जो है वो हमारे ऊपर में अटैक करते हैं, लेकिन एक इंटरनल टेररिज्म भी होता है जिसको हम नक्सलिज्म और माओवाद कहते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने ये कहा था कि जो नक्सलिज्म है वो एक्सटर्नल टेररिज्म से भी खराब है क्योंकि उसकी वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और इंडिया के अंदर में जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम उनका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के अंदर में इस समय पर होम मिनिस्ट्री ने एक प्रॉपर कैंपेन चला रखा है जहां पर इस साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026 तक जो नक्सलिज्म है उसको जड़ से खत्म करना। इसके अंदर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर जो माओवादी कमांडर जो वांटेड था, लगभग 1 करोड़ का इनाम इसके ऊपर था, ये कल आंध्र प्रदेश के अंदर में इसको मार गिराया गया।
यहां पर उसके साथ उसकी वाइफ भी थी और 6 लोगों को यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो माओवादी जो हिडिंबा था, माधवी हिडिंबा, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है वहां से था और बहुत ज्यादा ब्रूटल बताया जाता था। कितने सारे जो एम्ब्यूश हैं वो इसने किए थे, जिसके अंदर में 2010 के अंदर में जो सीआरपीएफ के जो जवान जा रहे थे उनके ऊपर आईडी ब्लास्ट करना, 2013 के अंदर में जो कांग्रेस के 23 नेताओं को जिस तरह से मार गिराया गया था, उनका मास्टरमाइंड जो है वो हिडिंबा बताया जा रहा था। तो यहां पर एक जो नक्सलिज्म का एक बहुत बड़ा जो कमांडर है उसको यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब इसी के साथ जो हमारी जंग जो नक्सलिज्म के खिलाफ चल रही है उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस हत्या का, और अब यह लग रहा है कि जो नक्सलिज्म है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नक्सलाइट्स हैं उनके जो टॉप लीडर्स हैं या तो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं या वो सरेंडर कर चुके हैं। तो ओवरऑल अब जो नक्सलिज्म है वहां पर जो लीडरशिप का जो वैक्यूम है वो बनता जा रहा है। वहीं पर कल एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर में 51 माओवादियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया और उनके सरेंडर से यह लगता है कि अब सरकार जो है वो अपना पक्ष जो है वो माओवादियों तक डायरेक्टली पहुंचा पा रही है, और उससे यहां पर यह लग रहा है कि फाइनली जो देश के अंदर में जो आंतरिक शांति है वो यहां पर बन पाएगी और हमारा देश जो है वो नक्सल मुक्त हो पाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो दिल्ली के अंदर में जो रेड फोर्ट के पास जो बम धमाका हुआ था उससे रिलेटेड। बम धमाका करने वाला जो डॉक्टर उमर नाबी है, कल उसका एक वीडियो जो है वो यहां पर सामने आया। जो वीडियो है इसके अंदर में जो डॉक्टर उमर नाबी है वो इंग्लिश के अंदर में जो सुसाइड बॉम्बिंग है और जो मार्टरिन ऑपरेशंस है यहां पर उनका वखान कर रहा है। यहां पर यह पता लग रहा है कि जो डॉक्टर उमर नाबी हैं वो किस तरह से ब्रेन वॉश हो चुके थे और किस तरह से रेडिकल एक्टिविटीज के अंदर में, टेररिज्म के अंदर में संलिप्त थे। यहां पर अभी तक ये पता लग रहा है कि जो ये वीडियो है ये अल फतह यूनिवर्सिटी के अंदर में उनके कमरे के अंदर में यहां पर शूट किया गया। यहां पर जो एनआईए है उसने यहां पर अब इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि ये एक फिदायनी हमला था, एक सुसाइड बॉम्बिंग थी और यहां पर कई सारे मॉड्यूल जो हैं वो यहां पर बस्ट किए गए। वहीं पर डॉक्टर उमर नाबी का जो एक एड था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्टर उमर नाबी के साथ, जो जसबीर बिलाल वानी जो है जो एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर भी बताया जा रहा है, यहां पर एनआईए कोर्ट के सामने उसको पेश किया गया जहां पर 10 दिन की कस्टडी जो है वो उसको दे दी गई। अभी भी हमारी जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं और यहां पर जितने भी जो टेररिस्ट मॉड्यूल हैं उनके ऊपर एक्टिविटी चल रही है। वहीं पर जो अल फतह यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर उमर नाबी काम करता था, अब उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी है, जहां पर ईडी ने अल फतह यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं अहमद सिद्दीकी, उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर ईडी जो है उसने गिरफ्तारी की है। ईडी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पीएमएलए एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत यहां पर कार्रवाई कर रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितताएं जो हैं वो अल फतह यूनिवर्सिटी के अंदर में थी। इससे पहले जो यूजीसी है वो भी यहां पर कंप्लेंट दाखिल कर चुकी है, जहां पर जो उसकी यूनिवर्सिटी की जो एक्रेडिशन है वो यहां पर नहीं थी, जहां पर पहले तो एनएसीसी की जो एक्रेडिशन है वो उनको दिखा रखी थी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर में, जहां पर उनके पास ये एक्रेडिशन नहीं थी। अब अल फतह यूनिवर्सिटी का क्या होगा, और यहां पर दिल्ली के अंदर में जो रेड फोर्ट के पास जो बम धमाका हुआ है उसके अंदर में फाइनली क्या आउटपुट आएगा ये देखने की बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में एक 3 जज की बेंच ने जो 16 मई को एक जजमेंट पास किया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि जो भी ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर जो ग्रीन क्लियरेंस मिलती है यहां पर उसको रिजेक्ट करने की बात हो रही है।
यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि 16 मई को यह वर्डिक्ट पास किया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि अगर कहीं पर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो दी गई है तो यहां पर एक प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो 16 मई के जजमेंट के बाद दे दी थी। और यहाँ पर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कि मतलब इसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो 16 मई से पहले की ही मानी जाए, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो कई सारे पास हो चुके। यहां पर 3 जज की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जहां पर 2-1 के डिसेंट से यहां पर जो पिटीशन थी उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहां पर चलेंगे और उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो यहां पर लगा रहेगा। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि 2-1 का डिसेंट नोट, तो यहां पर जो जस्टिस उज्जवल थे उन्होंने यहां पर यह कहा कि जिस तरह से यहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है यह गलत है। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली के अंदर में है और दिल्ली के अंदर में जिस तरह से AQI लेवल जो है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, यहां पर हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर में अभी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये डिसेंट नोट था। वहीं पर दो जिसके अंदर में जस्टिस विक्रमनाथ और हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने यह कहा कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पर लग चुके हैं, इसीलिए इन सब प्रोजेक्ट्स को जो क्लियरेंस है वो यहां पर मिल जानी चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहां पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसा है उसको यहां पर तवज्जो दी है, या जस्टिस उज्जवल भुवन की तरह जिस तरह से उन्होंने एनवायरमेंट को यहां पर जो मेन प्रेसिडेंस दी है, आप किस तरफ यहां पर अपना मत रखते। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो भी हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई से रिलेटेड है, जहां पर जस्टिस BR गवई और विनोद चंद्रन की बेंच ने यहां पर जो झारखंड के अंदर में जो उनकी सेक्रेटरीट है उसके अंदर में कुछ वित्तीय अनियमितताएं थी और यहां पर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था, जहां पर CBI को यहां पर इन्वॉल्व कर दिया गया था और CBI चाहती थी कि उनको जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो यहां पर की जानी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI के ऊपर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आप एक एजेंसी हैं, आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल एजेंट मत बनिए और यहां पर जब आपको कार्रवाई करने के लिए कहा जाए तभी आप कीजिए। अभी के लिए जो ये केस है ये स्टेट की जो एजेंसीज हैं वही यहां पर करेंगे। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो NIA से रिलेटेड, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यहां पर एक जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो यहां पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि NIA के केसेस के अंदर में जो बेल है वो कब तक दी जानी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है NIA की कोर्ट के अंदर में, तो यहां पर जो बेल है वो नहीं दी जा सकती। यहां पर जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने कुछ स्पेशल पॉइंट रखे, जहां पर उन्होंने कहा कि जो NIA कोर्ट है वो हर एक स्टेट के अंदर में यहां पर बनाए जानी चाहिए और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई बार ये बातें रख भी चुका है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो NIA कोर्ट स्टैब्लिश किए जाने चाहिए और डे एंड नाइट इनके ऊपर में सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद यहां पर जो वर्डिक्ट है वो दिया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो दिल्ली के अंदर में 2020 के अंदर में जो दंगे हुए थे उससे रिलेटेड जो उमर खालिद समेत जो 9 लोगों की जो बेल प्ली है वो यहां पर थी। यहां पर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली के अंदर में जो दंगे थे वो प्री प्लान्ड थे और यहां पर पुलिस के पास पूरे एविडेंस है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैट हैं और यहां पर जो पुलिस के पास इतने पुख्ता सबूत है कि यहां पर जो बेल है वो यहां पर नहीं दी जानी चाहिए। यहां पर अब जो 2 जज की बेंच जिसके अंदर में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मेहता जो हैं वो यहां पर अब क्या फैसला देंगे देखने की बात है। सबसे जरूरी बात यह है कि 2020 के अंदर में दंगे हुए थे, 2025 खत्म होने वाला है और यहां पर अभी तक जो अक्यूज्ड उनको बेल नहीं दी जा रही है, तो यहां पर जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड का जो प्रिंसिपल है वो यहां पर लग रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है ये देखने की बात। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ने जो SIR
जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसके बारे में यहां पर एक पूरी तरह से ब्यौरा दे रखा है, जहां पर 12 स्टेट और यूटीज के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया, जिसके अंदर में लगभग 51 करोड़ वोटर्स का जो एसआईआर है वो यहां पर हो रहा है, और इसको फेज 2 बोला था इलेक्शन कमीशन ने। यहां पर सबसे पहली जानकारी जो इलेक्शन कमीशन ने कही है कि लगभग 99% जो वोटर्स हैं उन तक इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगभग 51 करोड़ जो वोटर्स हैं, 50 करोड़ 97 लाख लोगों के पास जो वोटर्स है उनके पास इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर चुका है इलेक्शन कमीशन। ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, जहां पर जो डेडलाइन है वो दिसंबर के पहले हफ्ते की है, और अब अगर 19 नवंबर तक अगर 99% इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भेज दिए गए हैं तो यहां पर अब इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम कर रहा है। वहीं पर कल जो इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो वेस्ट बंगाल के हैं, यहां पर उन्होंने कल बताया कि पूरी तरह से एरर फ्री जो रोल है वो हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर में। वेस्ट बंगाल के अंदर में जो तृणमूल सरकार है वो कई बार ये बात कह चुकी है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो उसका विरोध करेंगे, और अब यहां पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो वेस्ट बंगाल के हैं उन्होंने कहा है कि इन्यूमरेशन की प्रोसेस प्रॉपरली चल रही है और एसआईआर जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक लगभग 99.66% जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वेस्ट बंगाल के अंदर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट दो खबरें हैं हमारी वो सदर्न स्टेट जो केरला और तमिलनाडु से रिलेटेड है, जहां पर केरला की जो सरकार है वो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा रही है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि केरला के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और जो केरला के अंदर में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, इसकी वजह से जो एसआईआर है वो सही से नहीं हो पा रही है, और इसीलिए केरला के अंदर में जो एसआईआर है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केरला ने लगाई। वहीं पर जो तमिलनाडु है उन्होंने यहां पर यह कहा है कि एसआईआर के अंदर में जितने भी जो बीएलओज हैं वो यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और बीएलओ जो हैं वो बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। यहां पर बीएलओ ड्यूटी की वजह से जो हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जो सिलेबस कंप्लीट करवाना है वो यहां पर नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए यहां पर वो चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो यहां पर ना हो। अब देखना ये होगा कि इन पिटीशंस के खिलाफ जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगेंगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। वहीं पर जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर शेडो की तरह काम कर रहा है बीजेपी की, और यहां पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली के अंदर में एक रैली निकालेंगे जहां पर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बीजेपी का एजेंट की तरह काम कर रहा है यहां पर अब उसके ऊपर कार्रवाई करें। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना यह था कि जिस तरह से बिहार इलेक्शंस के अंदर में एनडीए की जीत हुई है, यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एनडीए की तरफ से काम कर रहा था, और इसीलिए यहां पर जो उनका महागठबंधन है जिसके अंदर में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी थी, उनकी सीटें जिस तरह से कम हो गई है, जहां पर महागठबंधन को सिर्फ 25 और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीट जो मिली हैं, यहां पर वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जहां पर हम कुछ और नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर पहली खबर जो है वो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट से आई। ब्रह्मोस मिसाइल जो 2.8 मार्क की जो एक क्रूज मिसाइल है, यहां पर अब उसको खरीद सकता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं, और यहां पर वो चाहते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह से उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है और जिस तरह से वो काम करती है, यहां पर इंडोनेशिया जो है वो चाहता है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करे। और यहां पर अब देखना ये होगा कि जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मपुत्रा और रोसमुस जो 2 नदियां हैं उसके नाम पर बना हुआ है, और यहां पर एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप थी जहां पर रशिया और इंडिया ने मिलकर ये बातचीत की थी और ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। अब यहां पर क्या इंडिया को क्लियरेंस मिल जाएगी रशिया से और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे?
यहां पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई सारे जो देश है वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको देखते हुए यहां पर परचेज करना चाहते हैं। ओवरऑल हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जहां पर हम पहले जो मिसाइल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब हमारे मिसाइल्स जो हैं वो बाकी देश ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो 2 करोड़ जो लोग हैं वो एनएफएसए से लिस्ट से हट चुके हैं। यहां पर आती है कि एनएफएसए क्या है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां पर जो 5 किलो राशन दिया जाता था, यहां पर लगभग 2 करोड़ लोगों का जो नाम है यहां पर हट चुका है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको लिस्ट यहां पर अपडेट करनी थी, वो नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए यहां पर 2 करोड़ लोग हैं वो एनएफएसए से यहां पर हट चुके हैं। अब यहां पर जो भी कंसर्न स्टेट है, क्या वो एक अपडेटेड लिस्ट देंगे? और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि 2 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन मिलता था वो यहां पर अब नहीं मिलेगा, तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, जहां पर इंडियन आर्मी ने अब यहां पर बिड के लिए ऑफर किया है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो पेट्रोल बोट्स हैं और उसके साथ साथ जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो हैं यहां पर वो चाहते हैं कि उनको ली जाएं। और यहां पर उन्होंने स्पेशल शर्त ये रखी है कि 60% जो उनका जो काम है वो इंडिया के अंदर में होना चाहिए। तो इसके अंदर में हमारा मेक इन इंडिया कंसेप्ट भी चलेगा और उसके साथ साथ हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ेंगी। यहां पर जो पेट्रोलिंग बोट्स हैं उनका इस्तेमाल जो सरक्रीक एरिया है, ब्रह्मपुत्रा है और ईस्टर्न लद्दाख है, वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां पर सबसे जरूरी जो है वो है सरक्रीक का एरिया। सरक्रीक का एरिया जो पाकिस्तान के साथ जो सिंध प्रोविंस है उसके बॉर्डर के ऊपर लगता है। यहां पर जो सरक्रीक है उसको पहले बाणगंगा भी बोला जाता था। ये एक एस्चुरीज की तरह है और यहां पर पेट्रोलिंग के लिए हमें पेट्रोल बोट चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री एक्टिविटी सरक्रीक के पास यहां पर बढ़ा रहा है, यहां पर अपनी पेट्रोलिंग करने के लिए यहां पर जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए इंडियन आर्मी ने यहां पर अब ज्ञापन किया है। जो लोग हैं वो यहां पर, जो कंपनीज हैं वो यहां पर अपना ज्ञापन कर सकती हैं और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो लास्ट की 2 खबरें हैं उसके अंदर में पहली खबर जो है वो है अनमोल बिश्नोई से रिलेटेड। जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है जो यूएसए के अंदर में था, अब उसका पदार्पण जो है वो इंडिया के अंदर में होने वाला है। जो अनमोल बिश्नोई है वो एनसीपी के जो नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या के अंदर में मुख्य अभियुक्त है और वो जल्द ही इंडिया आ सकता है। जो लास्ट खबर है हमारी वो तेलंगाना के जो स्पीकर है उनसे रिलेटेड है, जहां पर तेलंगाना की जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं गदम प्रसाद कुमार, यहां पर उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं वो जल्द ही जो डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर में 10 बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है। यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर में वो कोई भी अपना फैसला नहीं देते हैं तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस के अंदर में आ सकते हैं। तो यहां पर अब जो विधानसभा स्पीकर जो हैं वो यहां पर अब कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो अमेरिका से है, जहां पर सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो अमेरिका गए हुए हैं। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने डिफेंस और न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत की। यहां पर डिफेंस के क्षेत्र के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है F-35 से रिलेटेड। F-35 जो अमेरिका का 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, यहां पर लगभग डील फाइनल हो चुकी है और अब सऊदी अरेबिया को जो F-35 है यहां पर मिलेगा। यहां पर अमेरिका के कुछ सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि F-35 की जो सोफिस्टिकेटेड जो इंजीनियरिंग है वो यहां पर चोरी हो सकती है। यहां पर इसका ध्यान रखना चाहिए और वो यहां पर जो सऊदी अरेबिया को जो F-35 दिए जा रहे हैं उसके विरोध में है। ओवरऑल अब देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन सलमान की जो विजिट है इसका क्या फाइनल इंपैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन के अंदर में जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट प्लान जो गाजा का प्लान था, यहां पर यूएनएससी ने उसको अप्रूव दे दिया है और यहां पर गाजा के अंदर में अब शांति बनी रही।
यूएनएससी के अंदर में 15 मेंबर है और 15 में से जो 13 है उन्होंने यहां पर समर्थन दिया। वहीं पर जो 2 देश है जिसके अंदर में वेटो पावर रखने वाले जो रशिया और चाइना है उन्होंने यहां पर एब्सटेन कर दिया और फाइनली जो ये रेजोल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन से पास हो चुका है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की जो एजेंसी है जो MI5 है यहां पर उन्होंने वार्निंग दी है कि ब्रिटिश के कुछ सारे जो एमपीज हैं उनको यहां पर स्पाई किया जा रहा है चाइनीज एजेंट्स के द्वारा। और यहां पर अब जो ब्रिटिश के जो एमपीज हैं उनको यहां पर अब ज्यादा प्रिकॉशन रखने की बात कही। जो लास्ट खबर आती है हमारी वो बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश के अंदर में जो शेख हसीना की जो आईसीटी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ने जिस तरह से यहां पर जो एक ऑर्डर पास किया था जहां पर शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, अब यहां पर टेंशन है और शटडाउन है और प्रोटेस्ट जो है वो यहां पर कॉल किया गया है, जहां पर अवामी लीग ने कहा है कि जिस तरह से उनकी लीडर जो शेख हसीना को यहां पर अब सजाए मौत दी गई है ये टोटली गलत है। अब हम करेंगे लास्ट बात। जो लास्ट बात है हमारी वो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई उनसे रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी फर्म जो है वो इम्यून नहीं है एआई बस्ट से रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर सुंदर पिचाई का कहना यह था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस तरह से स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें जिस तरह से वर्ल्ड के अंदर में बढ़ती जा रही है, यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि उसको एक बबल की संज्ञा दी है सुंदर पिचाई ने। सुंदर पिचाई ने कहा कि जिस तरह से जब इंटरनेट बूम आया था उसके बाद बहुत सारी कंपनी जो हैं वो इंटरनेट के क्षेत्र के अंदर में आई थी, जिसमें से कुछ चुनिंदा जो हैं वो आज के दिन पे चलती हैं। और जिस तरह से अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है ये एक तरह का बबल है और यहां पर आपको कॉशियस होके जो एआई की जो फर्म्स है वहां पर इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुंदर पिचाई ने की है और ये रियलिटी है, जहां पर कल 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यहां पर हट चुके हैं, जो यूएसए की स्टॉक मार्केट है वहां से क्रैश किए हैं एआई बबल के तहत। यहां पर आप सबको कॉशियस रहना पड़ेगा और ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आप किस ड्रीम के ऊपर में अपने पैसे लगाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।